हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स एंड बिहार स्पेशल का यह सीरीज आपके आगामी बिहार सीडीपीओ, बिहार दरोगा और 67th बीपीएससी पीटी के लिए महत्वपूर्ण होगा। बिहार सीडीपीओ का एग्जाम जुलाई में अनुमानित है, वहीं दरोगा का एग्जाम जो है अप्रैल लास्ट में होने की संभावना है और 67th बीपीएससी पीटी का नोटिफिकेशन भी जुलाई में आएगा। सो आप अपना करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल को मजबूत रखें, क्योंकि इस बार का जो 66 बीपीएससी पीटी का जो कट ऑफ गया है वो काफ़ी हाई गया है। जनरल का कट ऑफ था 108, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी जो स्कोरिंग होनी चाहिए, स्कोरिंग टारगेट होनी चाहिए, वो 75% से एबव होनी चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं आज का सेशन। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो का PDF आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इससे पहले सेट 1 और 2 को इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। यदि आप अभी तक उसे नहीं देखें तो उसे जाकर भी देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सौभाग्य योजना अर्थात हर घर बिजली पहुंचाना योजना के तहत किस जिला को बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री चुना गया है। सौभाग्य योजना के तहत किस जिला को बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री चुना गया है। आपको बताना है कि जो सौभाग्य योजना है जिसका लक्ष्य है हर घर बिजली पहुंचाने का, उसके अंतर्गत किस जिला को बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री चुना गया है। 5 सेकंड्स का आपके पास समय दिया जाता है। आप अपना स्कोर अपने नोटबुक में नोट डाउन करते जाइए, और जब फाइनल हो वीडियो का अंत में आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बता सकते हैं। टेस्ट सीरीज में ज़रूर पार्टिसिपेट करें, आप अपना कमेंट जरूर दें, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी एक हैबिट इनकलकेट होगी और आप अपना जो पार्टिसिपेशन है उसी अनुसार कंटिन्यू रखिएगा। जो भी स्कोर आता है आपको, सपोज दैट किसी को 10 आता है, किसी को 15 आता है, किसी को 20 आता है, इसमें कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। डे बाय डे आपकी जो स्कोरिंग कैपेसिटी होगी वो इम्प्रूव कर जाएगी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा उसका होगा ऑप्शन डी, गया। गया को बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री सौभाग्य योजना के तहत मिला है, तो इसका आंसर होगा गया। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसको देख लीजिए, सौभाग्य योजना और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना घरों को बिजली प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एक परियोजना है। जो सौभाग्य योजना है वो किसकी परियोजना है? सौभाग्य योजना भारत सरकार की परियोजना है, जिसका लक्ष्य है हर घर बिजली पहुंचाना। इस योजना की घोषणा सितंबर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। तो आपको याद रखना है कि सौभाग्य योजना कब शुरू किया गया था? सितंबर 2017 में शुरू किया गया था। अगर इस तरह से प्रश्न पूछता है कि सौभाग्य योजना कब शुरू किया था, तो सितंबर 2017 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के पहले राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन कहाँ किया गया? काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसकी आपके एग्जाम में पूछे जाने, सीडीपीओ, दरोगा और 67th बीपीएससी में पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। बिहार राज्य के पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन कहाँ किया गया है? वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर अपने नोटबुक में जरूर लिखें। ठीक है, कलरव का आयोजन जो कि बिहार राज्य के पहला राजकीय पक्षी महोत्सव था, इसका आयोजन जमुई में करवाया गया था। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जमुई। ओके, इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है, उसे भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रथम राज्य पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया? अगर इस तरह से पूछता है कि प्रथम राज्य पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, जो कलरव का आयोजन किया गया था वो किया गया था नागिन नकटी पक्षी अभयारण्य में था। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, नागिन नकटी पक्षी अभयारण्य। इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। 16 जनवरी 2021 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रथम पक्षी राज्य महोत्सव कलरव का उद्घाटन किया। इस महोत्सव का आयोजन नागिन नकटी पक्षी अभयारण्य, जो कि कहाँ है, जमुई में है, किया गया। इस पक्षी महोत्सव का आयोजन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किया गया। इसको भी याद रखना है कि इस पक्षी महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया? पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा। जो राज्य के जो पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग है उसके द्वारा ये किया गया था। नागी बांध और नकटी बांध दोनों अलग अलग अभयारण्य, ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग है, परंतु एक दूसरे के नज़दीक होने के कारण इन्हें एक ही पक्षी क्षेत्र के रूप में माना जा सकता है। ठीक है, दोनों एक नहीं है, लेकिन हाँ दोनों नज़दीक है, इसलिए इसको एक क्षेत्र के रूप में माना जाता है। तो इस न्यूज़ से जो आपको याद रखना है कि नागी नकटी जो पक्षी अभयारण्य है वो कहाँ है? जमुई में है। दूसरी चीज़, राज्य के जो प्रथम पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन कहाँ किया गया था? जमुई में नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में किया गया था। और किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? बिहार राज्य के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार राज्य विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आपको बताना है बिहार राज्य विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। देखिए, बिहार राज्य विधि आयोग के जो अध्यक्ष है वो अंजना मिश्रा को नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अंजना मिश्रा।
अगला प्रश्न, खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? 4 ऑप्शन है आपके पास, कारगिल, हिमाचल, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। देखिए, खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कारगिल में किया गया, अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा कारगिल, लेह। और कारगिल कहाँ पड़ता है? लेह में पड़ता है। सो खेलो इंडिया आइस हॉकी, आइस हॉकी किसको कहते हैं? जो बर्फ पर हॉकी खेला जाता है उसको आइस हॉकी बोलते हैं। तो इसका आयोजन कहाँ करवाया गया? इस बार कारगिल में करवाया गया। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कारगिल। अगला देखते हैं, उपन्यास अर्थात नोवेल राइट अंडर अवर नोज किसके द्वारा लिखा गया है? एक उपन्यास है जिसका नाम है राइट अंडर अवर नोज अर्थात हमारे नाक के नीचे से, किसके द्वारा लिखा गया? आपके ऑप्शन है ए, शक्तिकांत दास, बी, आर गिरिधरन, सी, सुनील अरोड़ा और डी, जे.के. महेश्वरी। राइट अंडर अवर नोज उपन्यास जो है वो आर गिरिधरन के द्वारा लिखा गया था। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आर गिरिधरन। अगला प्रश्न देखते हैं, फतह 1 रॉकेट सिस्टम का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? एक रॉकेट सिस्टम है जिसका नाम है फतह 1। इस रॉकेट सिस्टम का परीक्षण किसके द्वारा किया गया? ए, चीन, बी, भारत, सी, पाकिस्तान, डी, ईरान। फतह 1 रॉकेट सिस्टम जो है वो पाकिस्तान के द्वारा इसका लॉन्च किया गया था, अतः इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान। इसका परीक्षण पाकिस्तान ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ए, 5 जनवरी, बी, 9 जनवरी, सी, 15 जनवरी, डी, 21 जनवरी। देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, 9 जनवरी। अब क्यों मनाया जाता है इसे भी देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत आने की याद में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस 2021 का जो थीम था, अर्थात इस वर्ष का जो प्रवासी भारतीय दिवस था वो कौन सा नंबर का था? 16वां था। और इसका थीम क्या था? कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। इसको 2 कर लीजिए, TO2, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, अर्थात भारत को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देना था। सो इसे याद रखना है, प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से आने के उपलक्ष्य में हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत आए थे? 9 जनवरी 1915 को आए थे। और 16वें प्रवासी भारतीय दिवस का जो थीम था वो क्या था? कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। कभी कभी थीम भी पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं, दुनिया के सबसे अमीर आदमी कौन है? ऑप्शन है आपके पास एलन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स एंड सुंदर पिचाई। ठीक है, दुनिया के जो सबसे अमीर आदमी हैं, पहले जेफ बेजोस थे जो अमेजोन के मालिक थे, लेकिन उनको पीछे छोड़कर एलन मस्क अभी दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गया। और एलन मस्क किसके मालिक हैं? टेस्ला कंपनी के मालिक हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। आगे का प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? आपको बताना है नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है। ठीक है, नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर राजीव कुमार। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजीव कुमार। अब थोड़ा सा हम नीति आयोग को डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि नीति आयोग हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान से पढ़िएगा, नीति आयोग को एक प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से। देखिए, नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसने योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था भी, अर्थात योजना आयोग पहले था, उसको प्लानिंग कमीशन के स्थान पर नीति आयोग का बनाया गया है। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को एक थिंक टैंक के रूप में किया गया था। किस रूप में किया गया था? एक थिंक टैंक के रूप में। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को एक थिंक टैंक के रूप में किया गया था। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष भारत में प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। क्यों? अब देखिए, जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होता है। तो उस हिसाब से जो भारत नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष हुए वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हुए। और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अगर पूछता है तो प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। वहीं नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान उपाध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजीव कुमार। नीति आयोग के जो वर्तमान CEO हैं वो हैं अमिताभ कांत। और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? नरेंद्र मोदी। तो इतना आपको इस न्यूज़ से याद रखना है। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, नीति आयोग किसके स्थान पर लिया? प्लानिंग कमीशन के स्थान पर, अर्थात योजना आयोग
जो प्लानिंग कमीशन था उसके स्थान पर नीति आयोग बना, और कब बना? 1 जनवरी 2015 को बना। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। इस हिसाब से नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष जो बने वो नरेंद्र मोदी बने, और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने? अरविंद पनगड़िया बने थे। और नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार हैं। और नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? अमिताभ कांत हैं। तो इतना आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? देखिए, प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुआ था? आपको ये बताना है कि प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुआ था। ऑप्शन है आपके पास 1 मार्च 1950, बी 15 मार्च 1950, सी 15 अगस्त 1952 एंड डी 1 मार्च 1952। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 15 मार्च 1950। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को हुआ था। अब योजना आयोग को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था थी जिसका प्रमुख कार्य था पंचवर्षीय योजना बनाना। क्या था? योजना आयोग क्या करता था? प्लानिंग कमीशन पंचवर्षीय योजना बनाता था। इसका स्थापना 15 मार्च को हुआ था। 15 मार्च कर लीजिए, यहाँ हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष जो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए। और 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग का स्थान कौन ले लिया? नीति आयोग ने ले लिया। आपको इस न्यूज़ से इतना याद रखना है कि योजना आयोग भारत का एक सरकारी संस्था था जिसका काम था पंचवर्षीय योजना बनाना। दूसरी चीज़, इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन बने? श्री नरेंद्र मोदी बने। और 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग का स्थान कौन ले लिया? नीति आयोग ने ले लिया। तो इस न्यूज़ से इतना ही आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, वर्तमान में WTO के सदस्य की संख्या क्या है? देखिए, WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो WTO है उसका होता है विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है। आपको बताना है कि वर्तमान में जो WTO के मेंबर हैं वो क्या है। ऑलवेज क्वेश्चन यहाँ से उठाया जाता है। वर्तमान में WTO के जो मेंबर हैं वो हैं 164। अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 164। अब थोड़ा WTO को देख लेते हैं डिटेल में। WTO एक ऐसा संगठन है जो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1995 में हुआ था। किसके स्थान पर? गैट के स्थान पर। तो इसको भी ध्यान में रखना है। गैट के स्थान पर WTO की स्थापना 1995 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। और जेनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। और इसके वर्तमान सदस्य कितने हैं? 164। तो इस प्रश्न से इतना ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 12 जनवरी, बी 25 जनवरी, सी 10 फरवरी, डी 22 फरवरी। देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए, हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद के जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। और राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या था? राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम था चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। ठीक है, चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। इसको भी ध्यान में रखिएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा कब किया गया था? 1 मई 1887 को किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? ये याद रखिए, स्वामी विवेकानंद। और कब किए थे? 1 मई 1887 को किया था। स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ की स्थापना कब की थी? 1898 में किया था। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिए, 1893 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो गए थे। और शिकागो क्यों गए थे? सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था, उसी में हिस्सा लेने के लिए गए थे। और स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू भी कहा जाता। तो इस क्वेश्चन से इतना ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, पुस्तक द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? एक पुस्तक है जिसका नाम है द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। ठीक है, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? आपके ऑप्शन है हामिद अंसारी, एस बाई कुरैशी, गुलाब नबी आज़ाद और मुख्तार नकवी। देखिए, द पॉपुलेशन मिथ जो बुक है वो भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एस वाई। ये देखिए, ये बुक है जो द पॉपुलेशन मिथ बुक है जो एस वाई कुरैशी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? एस वाई कुरैशी के द्वारा। ओके। अगला प्रश्न है, चौथी वन प्लेनेट समिट
चौथा वन प्लेनेट समिट का वर्चुअली आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो फोर्थ वन प्लेनेट समिट है वो फ्रांस के द्वारा आयोजन किया गया था। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रांस। अब फोर्थ वन प्लेनेट समिट जो है अब किससे संबंधित है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है। किससे है? वन प्लेनेट समिट फॉर बायोडाइवर्सिटी है ये, और फ्रांस ने ऑर्गेनाइज किया था। ये कौन सा समिट था? फोर्थ था। सो इस प्रश्न से याद रखिए कि फोर्थ वन प्लेनेट समिट किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रांस के द्वारा। और किसके लिए? बायोडाइवर्सिटी के लिए। और फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन है। और फ्रांस की मुद्रा क्या है? यूरो है। तो आपको याद रखना है, फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस की मुद्रा यूरो, और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। और अगर थीम पूछ दे कि भाई फोर्थ वन प्लेनेट समिट फॉर बायोडाइवर्सिटी जो हुआ था उसका थीम क्या था? तो थीम था लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। क्या था? लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। ठीक है, तो इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, तो याद रखिए इसे। आगे देखते हैं, चर्चा में रहे नुब्रा वैली कहाँ है? आपको बताना है कि नुब्रा जो घाटी है वो कहाँ है। देखिए, नुब्रा घाटी लेह में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लेह। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे पैंगोंग तसो, क्या है? पैंगोंग तसो लेक कहाँ है? जो पैंगोंग तसो लेक है वो कहाँ स्थित है? देखिए, पैंगोंग तसो लेक लेह में स्थित है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लेह। इसका जो 2/3 भाग है वो चाइना के कब्जा में है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक है ये, सॉल्टेड लेक है, और सॉल्टेड लेक होने के बाद भी ये जम जाता है। तो पैंगोंग तसो लेक कहाँ है और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 4500 मीटर। कितनी है? 4500 मीटर। सो पैंगोंग तसो लेक अगर पूछता है तो लेह में स्थित है। ये देखिए, ये है लोकेशन पैंगोंग तसो लेक का। दिस इज द लोकेशन। एशिया मैप में आप जाइए, सो एशिया के मैप में पैंगोंग तसो लेक कहाँ पर है? लेह में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत में पहला फायर पार्क, कौन सा पार्क? फायर पार्क। फायर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शन है ए भुवनेश्वर, बी न्यू दिल्ली, सी पटना, डी जयपुर। देखिए, भारत का जो पहला फायर पार्क है वो भुवनेश्वर में स्थापना किया गया था, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भुवनेश्वर। इसका उद्घाटन वहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया, और कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में किया गया। तो आपको याद रखना कि भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में किया गया। और किसके द्वारा? तो नवीन पटनायक के द्वारा। ये देखिए, उड़ीसा में के भुवनेश्वर में फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, लोगों को फायर के बारे में, फायर जो इंसिडेंट एक्सीडेंट होते हैं उसके बारे में अवेयरनेस पहुंचाने के लिए। आगे देखते हैं, ब्रेकआउट इकोनॉमीज। ठीक है, प्रश्न है, ब्रेकआउट इकोनॉमीज में भारत का स्थान क्या रहा? सो ब्रेकआउट इकोनॉमीज में जो भारत का स्थान था क्या था? आपके पास ऑप्शन है ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, और डी चौथा। ब्रेकआउट इकोनॉमीज में भारत का स्थान चौथा रहा। क्या रहा? चौथा रहा। अब देखते हैं ब्रेकआउट इकोनॉमीज क्या है। काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है ब्रेकआउट इकोनॉमीज का। देखिए, सबसे पहले तो ये किसके द्वारा जारी किया गया? टफ्ट्स यूनिवर्सिटी फ्लेचर स्कूल के द्वारा। किसके द्वारा? टफ्ट्स यूनिवर्सिटी फ्लेचर स्कूल के द्वारा जारी किया गया। और इसने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी में तैयार किए डिजिटल एवोल्यूशन स्कोर कार्ड के तेजी से डिजिटल बन रहे भारत को ब्रेकआउट इकोनॉमी में चौथा स्थान दिया गया है, और चीन को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। सो ब्रेकआउट इकोनॉमीज में चीन को कौन सा स्थान मिला है? पहला स्थान मिला है। जो ब्रेकआउट है, यहाँ ब्रेकआउट करिए, ब्रेकआउट अर्थव्यवस्था जो अभी हुआ है तो उसमें क्या है? ब्रेकआउट अर्थव्यवस्था है क्या, इसको देख लेते हैं। बेसिकली ब्रेकआउट अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था जो काफ़ी तेज़ी से डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, और तेज़ी से डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी वह विकसित अर्थव्यवस्थाओं जैसे यूरोप और अधिकतर एशियाई देशों जैसे सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, हांगकांग से मेल खाने से पहले बढ़ने के लिए बहुत जगह है, उसको स्कोप है उसके पास। सो डिजिटलाइजेशन का काफ़ी स्कोप है, इससे पहले कि वो लाइक एशियाई डेवलप्ड कंट्री लाइक हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ये सबसे मैच करने से पहले इसके पास काफ़ी स्कोप है डिजिटलाइजेशन का, और इसमें इसको स्थान दिया गया है चौथा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, फिंच रेटिंग एजेंसी, जो फिंच रेटिंग एजेंसी है, ठीक है, उसका मुख्यालय कहाँ है? अब फिंच रेटिंग एजेंसी क्या है? ये दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को रेटिंग प्रदान करता है और उसके जीडीपी के बारे में बताता है, फोरकास्ट करता है। तो फिंच रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में। तो फिंच रेटिंग एजेंसी कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अच्छा, फिंच रेटिंग एजेंसी न्यूज़ में, तो इसको हम देख लेते हैं। फिंच रेटिंग एजेंसी जो है, इसने
फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जो भारत का जीडीपी के जो ग्रोथ रेट बताया है वो कितना बताया है, 9.4% बताया है। तो इस जो अनुमान लगाया है फिच ने वो भारत के जीडीपी के लिए, तो वो 9.4% लगा। और फिच की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, 1914 में हुआ था। और कौन किए थे, इसको संस्थापक थे नोस फिंच, ठीक है, जॉन नोस फिंच। तो उन्हीं के नाम पर फिच रेटिंग एजेंसी पड़ा और स्थापना 1914 में। और भारत के जीडीपी जो फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जो फोरकास्ट किया गया है वो 9.4%। तो ध्यान रखिए, एक रेटिंग एजेंसी है, दुनिया की अर्थव्यवस्था को रेटिंग देता है। अगला प्रश्न है, अब बिहार से रिलेटेड जो हिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न है उसको दिया गया है इसमें। सो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था। देखिए, हर्यक वंश का दूसरा शासक पूछा गया है, तो आपको याद रखना है, आपको मालूम होना चाहिए कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। अगर हर्यक वंश का संस्थापक आपको याद है तो हर्यक वंश का दूसरा शासक भी आपको याद। देखिए, हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था और हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था, अजातशत्रु था। और अजातशत्रु कौन था, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का पुत्र था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अजातशत्रु। याद रखना है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार, और हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था, अजातशत्रु। और अजातशत्रु कौन था, बिंबिसार का पुत्र था। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित पुस्तक के लेखक कौन है। एक पुस्तक है जिसका नाम है बुद्ध चरित और इसके लेखक आपसे पूछा गया है। देखिए, बुद्ध चरित पुस्तक के लेखक है अश्वघोष। अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अश्वघोष। अगला प्रश्न है, बिंबिसार और अजातशत्रु का संबंध किस वंश से था। बिंबिसार और अजातशत्रु का संबंध किस वंश से है। आपके प्रश्न, आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है, आपको आंसर कीजिए। बिंबिसार और अजातशत्रु का संबंध किस वंश से है। देखिए, ये सब प्रश्न जो है हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसीलिए इसमें डाला गया है। देखिए, अभी जस्ट बताए थे कि अजातशत्रु किस वंश का दूसरा शासक था। अजातशत्रु हर्यक वंश का दूसरा शासक था और हर्यक वंश के संस्थापक कौन था, बिंबिसार। सिर्फ मैंने क्वेश्चन का पैटर्न चेंज किया है। तो बिंबिसार और अजातशत्रु किस वंश के शासक थे, हर्यक वंश के। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हर्यक वंश। अगला प्रश्न देखते हैं, नंद वंश के संस्थापक कौन था। आपके पास ऑप्शन है, ए धनानंद, बी महापद्मनंद और सी कालाशोक, डी जरासंध। तो बताइए इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, नंद वंश के संस्थापक कौन थे। देखिए, नंद वंश के जो संस्थापक थे वो महापद्मनंद थे। अतः इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, महापद्मनंद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर का नाम क्या था। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैन धर्म में 23वें तीर्थकर का नाम क्या था। और यह आज का अंतिम प्रश्न है, तो अंतिम प्रश्न हमेशा सही होना चाहिए। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर का नाम क्या था। ठीक है, जैन धर्म का जो 23वें तीर्थकर थे वो थे पार्श्वनाथ। कौन थे, पार्श्वनाथ। अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पार्श्वनाथ। चलिए तो इसे देखते हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। फर्स्ट कौन थे, ऋषभदेव। टोटल कितने हुए सबसे पहले ये जान लीजिए, टोटल 24 तीर्थकर हुए। तो जैन धर्म में टोटल कितने हुए, 24 तीर्थकर। और प्रथम कौन थे, ऋषभदेव। द्वितीय कौन थे, अजीतनाथ। सेकंड कौन थे, अजीतनाथ। और लास्ट कौन थे, महावीर, जो कि 24वां हुए। सो प्रथम ऋषभदेव, द्वितीय अजीतनाथ और 23वां पार्श्वनाथ, वहीं 24वां अर्थात अंतिम महावीर हुए। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप अपना स्कोर, जो भी स्कोर हुआ, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। थैंक यू। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।